हेलो दोस्तों। तो इससे पहले वाली उत्तराखंड की वीडियो में हमने कुलिंद शासकों को देखा था, पूरा कंप्लीट कर लिया था उस डाटा को हमने। अब क्या है ना, कुलिंद के बाद उत्तराखंड में शक आते हैं। ठीक है, अच्छा साथ साथ जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस भी आ रही हैं इसी चैनल पे, तो उनको भी आप देखते रहना। ऐसा नहीं कि अब फिर उत्तराखंड ये मतलब वो भी चलते रहेगी, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, तो कुलिंद के बाद देखो शक आते हैं। अब शकों की जो हिस्ट्री है उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं मिलती है हमको, सिर्फ हमें एक जो कुमाऊं में एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पे इनके अब जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत जो जानकारी प्राप्त है उनकी। लेकिन शकों की हिस्ट्री भी जो एंशियंट हिस्ट्री की वीडियोस है उसमें मैं बनाऊंगा, क्योंकि शकों का भी काफ़ी कुछ है इंडिया में। जैसे एक सबसे पहला जो शक था जिसने इंडिया पे शासन किया था, भारत में जो पहला शक विजेता था, मोग या मावेज जिसको कहते हैं, मोग। हाँ, मैं बता देता हूँ नाम आपको। पहला शक शासक, ठीक है, जो इंडिया में विजेता कहलाया था, ठीक है, मोग नाम था इसका। और एक एक का नाम था मतलब इसी का ही दूसरा नाम था मावेज। मावेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ओरली बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में तो इसकी वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। ठीक है ना। और ये जो मोग या मावेज था ये तक्षशिला का शक था मतलब, क्योंकि तक्षशिला और पश्चिमी भारत के शक भी कहा जाता है। एक क्षेत्रात, इसके बाद क्षेत्रात्र वंश भी आता है, लेकिन उनको भी कहा जाता है कि वो भी जो शक वंश के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और ये सिंधु और ईरान से इंडिया में आए थे। ये खैर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको शकों का, बट ये एंशियंट हिस्ट्री का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और इसके बाद उत्तराखंड में फिर कुषाण आते हैं। कुषाणों पे काफ़ी कुछ डिटेल है इस वीडियो में। फिर योद्धे आते हैं, ठीक है, जो इन पे हमला करते हैं, अपना योद्धे वंश लगते हैं। फिर नागवंश आते हैं, फिर नागवंश में मौर्यों का हमला होता है। देन वर्धन वंश, और फिर लास्ट में पौरव वंश, जो फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में पौरव और कुषाण आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पर हम कवर इन सभी को करेंगे जितना शॉर्ट जो शॉर्ट में होगा, क्योंकि वो डाटा ही उतना ही है। बाकी जो डिटेल में वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं इसको लेके चलूंगा, मतलब बीच बीच में मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ इसको किसने किया, जैसे मैंने कल के एक वीडियो में किया था। क्योंकि मुझे लगता है वैसे में ना क्वेश्चनिंग करके चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना। एक क्या बोलेंगे, कोविड शील्ड के जैसे, मतलब बूस्टर का काम करता है ना टेस्ट, वही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुनिंद के बाद शक शासक उत्तराखंड के मैदानी इलाकों पर अधिकार कर लेते हैं। याद रखना, मैदानी इलाकों पे शकों ने शासन किया था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी कुनिंद शासन कर रहे थे। ठीक है, तथा पहाड़ी इलाकों पर कुनिंदों का शासन चलता रहता है। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है कुमाऊं में, वहां से भी शकों की पुष्टि होती है। अब आपसे एक सवाल है, जो कटारमल का सूर्य मंदिर कुमाऊं में है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पे? कमेंट करके बताना। आपको जो है इसका आंसर बताऊंगा पिन करके कमेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको टाइमलाइन बता दी है इस वीडियो की। देन अब आ जाओ शकों के बाद। शकों के बाद क्या होता है, कुषाण जो है मैदानी भागों में, तराई क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और पहाड़ों में कौन है? अभी भी कुनिंद एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुषाणों का जो शक्तिशाली राजा था उसका नाम था कनिष्क। सवाल बनता है कि कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वो थी पुरुषपुर। और पुरुषपुर आपका कहाँ है? ये पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा, ये पेशावर पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। ठीक है, अच्छा, अब कुषाणकालीन कुछ मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इन मुद्राओं में ना शिव और नंदी का चित्र प्राप्त होता है हमको देखने को। ठीक है, जैसे इंडस वैली का जो सिक्के होते थे, ताम्र और ब्रॉन्ज सिक्के होते थे, उनमें हमें जो है एक सिंगी पशु का चित्र मिलता था। पीछे की तरफ जो है शिव जी का, नटराज की मूर्ति का सिंबल भी मिलता था मुहरों में जैसे। चलिए अब देखिए, ये कुषाणकालीन जो मुद्राएं मिली हैं हमें, ये कहाँ कहाँ से मिली हैं? ठीक है, यहाँ पे तीन नाम आए हैं, तीन जगहों के नाम हैं। वीरभद्र जो ऋषिकेश का पुराना नाम है, मोरध्वज कोटद्वार, और गोविशाण काशीपुर। इन तीन जगहों से हमें कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, याद रखना, वीरभद्र कोई जगह नहीं है, मोरध्वज कोई जगह नहीं है, बल्कि वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाणी पुराने नाम है ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर के। ठीक है, और ये कैसे नाम है? कुषाणकालीन नाम है। पे भी बनते हैं कि कोटद्वार, मोरध्वज किसका पुराना नाम है, या ऋषिकेश को पुराना नाम, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था? ठीक है, गोविशाण किसका पुराना नाम है? तो ये सवाल ऐसे भी यहां से आते हैं। ठीक है, इनकी खोज जो है 1960 में हुई थी। केपी नौटियाल ने की थी। ठीक है, केपी नौटियाल है यहाँ पे ये। ठीक है, टॉ है, केपी नौटियाल ने जो है इन सिक्कों की खोज की थी। ठीक है, कुषाणों का दमन जो है योद्धे शासकों ने किया। ठीक है, और योद्धे शासकों की जो मुद्राएं थी वो मिली हैं जौनसार भाबर देहरादून से, और कालो डांडा जो है पौड़ी में पड़ता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा देहरादून में एक शील वर्मन है जो, ठीक है, योद्धे शासक शील वर्मन, इन्होंने बड़ावाल यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। ठीक है, कहाँ? देहरादून में। ठीक है,
अच्छा, यौधेय शासकों में ही दो मित्र राजाओं का जिक्र मिलता है, पृथ्वी मित्र और मात्र मित्र। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है काशीपुर से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे देखें, एक जगह है करतरपुर राज्य। ठीक है, ये मैदानी इलाकों में बनाया गया था। ठीक है, एक मतलब बॉर्डर से घिरा हुआ था ये करतरपुर राज्य। स्थापना की थी कुनिंदों ने। ठीक है ना, और क्योंकि कुनिंद कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, पर्वतों में, इसलिए मैंने बोला कि ये मत सोचना कि मैदानी इलाकों में शक आ गए, ठीक है, कुषाण आ गए, उसके बाद यौधेय वंश के आगे तो अब जो है मतलब कुनिंदों की कहानी खत्म हो गई। नहीं, कुनिंद जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में कुनिंद अभी भी रहते हैं। ठीक है, इसे गुप्त साम्राज्य की सीमा भी बोला गया था और कहा गया था कि ये गुप्त साम्राज्य के अधीन है। ठीक है ना, अच्छा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, किसकी, करतरपुर राज्य की। ठीक है, करतरपुर को नागवंश पराजित करते हैं। ठीक है, और शासन स्थापित कर देते हैं, यानी कि अब जो है जो करतरपुर था, ठीक है, जो एक गुप्त आइसोलेटेड जोन था, वहां पे नागवंश जो है अपने शासन को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, नागवंश को फिर कौन स्थापित करते हैं, नागवंश को फिर कौन पराजित करते हैं, नागवंश को पराजित करते हैं कन्नौज के मौखरी। ठीक है, और जो अंतिम मौखरी राजा था उसका नाम था ग्रहवर्मा। ठीक है, और इसकी हत्या के बाद जो है हर्षवर्धन जो है राजा बन जाता है और वर्धन वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, उत्तराखंड में वर्धन वंश की स्थापना। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश आया, यहाँ पे एक सवाल आता है कि इनका दरबारी कवि कौन था, कवि बाणभट्ट। ठीक है, जिन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। अब बाणभट्ट और हर्षचरित्र के बारे में क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हर्षचरित्र जो है ना, इसमें उत्तराखंड में कौन कौन आए, मतलब कहाँ गए, जैसे कि जो यात्री आए उनके बारे में यात्रा वृतांत यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए हर्षचरित्र इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर्षचरित्र किसके बारे में थी, हर्षवर्धन के बारे में। किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, चलिए, इसके समय में हवेनसांग उत्तराखंड आया था। ठीक है, और उत्तराखंड को हवेनसांग ने क्या बोला था, पोलीहिमोपुलो। ठीक है, और कनिंघम, ठीक है, एक अंग्रेज राइटर हुए हैं कनिंघम, इनके अनुसार हवेनसांग ने क्या बोला था, ब्रह्मपुर बोला था। ठीक है, अच्छा, हरिद्वार को हवेनसांग ने क्या बोला था, मोयुलो। ठीक है, और गंगा को क्या कहा था इन्होंने, महाभद्रा कहा था। तो ये भी सवाल कई बार बनते रहते हैं पेपर में कि हरिद्वार को हवेनसांग ने क्या बोला था, तो वहां पे आ जाएगा पोलीहिमोपुलो या मोयुलो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, हरिद्वार को मोयुलो और उत्तराखंड को पोलीहिमोपुलो कहा था। ठीक है, और ब्रह्मपुर किसके अनुसार कहा होगा हवेनसांग ने, तो कनिंघम के अनुसार। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 634 ईस्वी में ये हरिद्वार आया था और 636 ईस्वी में काशीपुर यानी गोविशाण ये आया था। कौन, हवेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश 3 भागों में टूट जाता है। ठीक है, पहला पौरव वंश, फिर दूसरा शत्रुघ्न वंश और तीसरा गोविशाण। ठीक है, याद रखना, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पौरव वंश हो जाता है। ठीक है, पौरव वंश क्यों, क्योंकि इसी से सवाल बनते हैं, शत्रुघ्न और गोविशाण से भी इतने सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो पौरव वंश की अगर बात करें, ठीक है, पौरव वंश जो है ब्रह्मपुर वाला जो क्षेत्र होता है उस पे जो है मतलब ये स्थापित हो जाता है। उत्तरवर्धन काल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब बुक में भी उत्तरवर्धन काल लिखा होता है। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद पौरव वंश स्थापित हो जाता है, कहाँ, ब्रह्मपुर में। ठीक है, इसका संस्थापक कौन होता है, विष्णु वर्मन होता है। अब वो वर्धन था, ठीक है, और ये वर्मन है। ठीक, समय रहता है, अवधि ये होता है 600 से 800वीं ईस्वी, ईस्वी मतलब ये सदी बोलते हैं, 600 6वीं से 8वीं सदी, यानी कि वो 600 सदी मतलब 100 सेंचुरीज। ठीक है, राजधानी इनकी कहाँ होती है, इनकी राजधानी होती है ब्रह्मपुर, किसकी, पौरवों की। ठीक है, और स्थापना कहाँ की इन्होंने, ब्रह्मपुर में ही की है। ठीक है, पौरव वंश के जो शासक होते हैं, अब वो कौन कौन होते हैं, देखो, पौरव वंश के शासक होते हैं विष्णुवर्मन, वृष्णवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। याद रखना, पहला शासक कौन था पौरव वंश का, विष्णुवर्मन, और अंतिम शासक विष्णुवर्मन द्वितीय। विष्णु से शुरू हुआ, विष्णु पे खत्म हुआ। क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, विष्णु है। तो ऐसे करके इसको याद रखना। ठीक है, अब विष्णुवर्मन द्वितीय आपको मैंने बता दिया। अब हवेनसांग ने क्या बोला था कि जो पौरव वंश है ये ब्रह्मपुर में रहते हैं, ये इनको उसने एक कहा था ये पर्वताकार वंश है क्योंकि पर्वतों में रहता है। ठीक है, और ये उसने कहा, या पौरव वंश या पर्वताकार वंश जो हवेनसांग ने कहा, ये किस में पता चलता है, मैं उसका जो यात्रा वृतांत है सीयूकी के नाम से, उसमें ये मेंशन्ड है। ठीक है, हवेनसांग ने सीयूकी में इस चीज को बताया है। ठीक है,
कोई चीज़ समझ ना आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अगर स्लो करने तो मैं स्पीड को स्लो कर लूँगा, फिर कहीं आपको नींद ना आ जाए, इसलिए आप लोग थोड़ा इंगेज रहेंगे। जहाँ पे जो चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। पौरावंश के ना ताम्रपत्र लेख मिले हैं। अब जो एक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ही पूछा जाता है, वही मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तालेश्वर ताम्रपत्र लेख, ठीक है, जो अल्मोड़ा में मिला था 1915 में। और इसके जो खोज करता थे पहले, ठीक है, उनका नाम है वाई के, आता है कई बार लिखा हुआ वाई के गुप्ता या वाई आर गुप्ता, ठीक है ना। ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र लेख है ये किसके हैं, ठीक है, ये द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के, ठीक है। अच्छा, इनकी जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, वर्मन वंश की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, देखो, हर्षवर्धन शासन प्रणाली पे ये आधारित थी, यानी इन्होंने कि हर्षवर्धन शासन प्रणाली को ही अपनाया। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तुरंत ये वहाँ पे ब्रह्मपुर में अपने पौरव वंश को स्थापित कर देते हैं, ठीक है। इनका जो आय था, आय कैसी थी इनकी, मतलब आय किससे होती थी, भूमिकर, ठीक है, भूमिकर लेते थे। भूमिकर को भाग के रूप में लेते थे, ठीक है ना, किसके रूप में, भाग के, भाग मतलब हिस्सा, इसी के रूप में भूमिकर को लेते थे। और अन्न का छठवां भाग ये प्राप्त करते थे, ठीक है। जो अधिकारी था इनका, जो इस काम को करता था, अन्न के भाग को वसूलने काम करता था, उसको भागिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भागिक कहा जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही आ सकते हैं कि अन्न का कर वसूलने वाला, ठीक है, पौरव वंश के अंतर्गत किसको कहा जाता था? तो भागिक को कहा जाता था। अन्न का कितना प्रतिशत भाग ये वसूला करते थे? छठवां भाग ये वसूल किया करते थे, ठीक है। भूमि वर्ग इनकी दो प्रकार के होते थे, एक थी केदार भूमि, एक थी सारी भूमि। केदार भूमि को ये सिंचाई भूमि कहते थे और सारी भूमि को बिना सिंचाई वाली या उखड़ जमीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उखड़, ठीक है, उखड़ जमीन भी इसको बोला जाता है, बिना सिंचाई भूमि। और जबकि सारी, अगर आपको ये थोड़ा अपोजिट नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि सारी जो है ना, सारी एक गढ़वाल में अगर आप लोग रहते हैं तो सारी उस जगह को बोला जाता है जहां हम लोग सिंचाई करते हैं, बट यही यहाँ पे ट्विस्ट है कि केदार भूमि को सिंचाई बोला गया, सारी भूमि को बिना सिंचाई बोला गया, ठीक है। अब जो इनकी भूमि नाप विधि थी, नाम नहीं नाप है यहाँ पे, ठीक है, नाप यानी कि नाप ना, मेजरमेंट बोलते हैं हम जिसको। तो भूमि नाप विधि थी जो इनकी, वो थी द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम, ठीक है। अंधकोपम कृमि भोजनम सुना है ना आप लोगों ने, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम वही चीज, द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम, ये इनकी भूमि नाप की विधि थी, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण अधिकारी, अब यहाँ पे इनके जो अधिकारी थी, प्रशासन व्यवस्था थी या जो भी इनका साम्राज्य था, उसमें कुछ ना कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया करते थे, ठीक है। तो उनका क्या क्या नाम था, वो आज की डेट में हम क्या कहते हैं, पहले क्या नाम था उनका वो देख लीजिए थोड़ा। जैसे अमात्य जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सेनाओं का प्रमुख था जो, उसको बालाध्यक्ष कहते थे। राजमहल का जो रक्षक होता था, कोट रक्षक भी जिसको बोला जाता था, ठीक है, उसको कोटाधिकारी कहा जाता, ठीक है। इसके अलावा राज परिवार रक्षक, जो राजा परिवार की रक्षा करेगा, उसे प्रतिहार। देख रेख करने वाले को राजा दौबारिक, देख रेख करने वाला मतलब कि कौन आ रहा कौन जा रहा उनके साम्राज्य में, उनकी राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत, उसको वो काम करने वाला राज दौबारिक। विदेश मंत्री को संधि विग्रहिक कहा जाता था, ठीक है। अब संधि विग्रह हम हिंदी में करते हैं ना, संधि विग्रह संधि विच्छेद, तो ऐसे याद रखना, विदेश मंत्री, एक देश से दो देश के बीच संबंधों का संधि विच्छेद करना है, संधि करवाना, संधि विग्रह, ठीक है। लेखक को दिव्यपति बोला जाता था, ठीक है। राजाओं को की गई प्रार्थनाओं को गमन का कार्य, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, पहुंचने काम जो काम करते थे वो कारगिर कहलाते थे, ठीक है। भोजनालयों की व्यवस्था करने वाला सुपकरपति कहा जाता था, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकारी को विषयपति कहा जाता था, ठीक है। प्रांतों के अधिकारी को, जो प्रांत होते थे उनके अधिकारी को भोगपति कहा जाता था, ठीक है। तो ये था यहाँ पे पौरव वंश, और अब इसके बाद हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके बताना, स्पीड अगर ज़्यादा चल तो आप थोड़ा स्लो कर लेना, या फिर मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लोली और धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।